ये तो हो गई परमिटिविटी की बात कि परमिटिविटी क्या करती है कि कितना परमिट कर रही है, कितना अट्रैक्शन परमिट कर रही है, कितना रिपल्शन परमिट कर रही है। दिस इज अबाउट परमिटिविटी। अब अगर हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, तो रिलेटिव परमिटिविटी देखिए क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी की अगर हम बात करें तो the force between 2 point charges Q1 and Q2 placed in vacuum at distance small r from each other is given by F vacuum is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon r square, Q1 Q2 upon r square। इक्वेशन 1। ये क्या होता है कि जब हमारे चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं यानी कि एयर में रखे हुए हैं, ये तब का है, ये हम जानते ही हैं, कूलम्ब्स लॉ में ये देखा है। उसके बाद हमने कहा कि हम दोनों चार्जेस को उठाया और किसी और मीडियम में लेकर चले गए। व्हेन द सेम टू चार्जेस आर प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट इन एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम में रख दिया तो अब फोर्स कितनी होगी वो देखिएगा। एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसी दूसरे मीडियम का, फॉर एग्जांपल उठाकर इसको पानी में रख दिया हमने, तो पानी का जो परमिटिविटी है, पानी कितना परमिट करेगा, कितना रिपल्शन परमिट करेगा चार्जेस के बीच में, दैट इज एप्सिलॉन। तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया सेम डिस्टेंस, सब कुछ सेम, चार्जेस भी सेम। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ये वैक्यूम की यानी कि एयर में लगने वाली फोर्स, ये मीडियम में लगने वाली फोर्स, दोनों को डिवाइड कर दो। F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो पूरी की पूरी इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद जब ऊपर भी रैशनल नंबर होता है, नीचे भी रैशनल नंबर होता है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कभी भी किसी का भी रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक कार ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो कोई ना कोई उसका इनिशियल पॉइंट तो हमने लिया होगा। तो वो जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि यहाँ से अगर कोई एक कार है और उस कार ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना है। मान लीजिए यहाँ से इसने 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इसी तरह से जब हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम को ध्यान में रखते हुए निकाली जाती है, यानी कि जो भी मीडियम है उसका वैक्यूम से, वैक्यूम का जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उससे आप डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। सही है, मतलब वैक्यूम से हम मतलब हमेशा देखते हैं कि वैक्यूम से हमेशा वैक्यूम को हम जो है रेफरेंस पॉइंट मानकर और फिर निकालते हैं परमिटिविटी। जैसे हम ये कहेंगे कि एक नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 2 है, एप्सिलॉन नॉट को मान लीजिए 2 है, अब ऊपर वाली वैल्यू 8 है, तो हम ये कहेंगे कि कितना हो गया ये, उसकी परमिटिविटी कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, वैसे ही हम ये कहेंगे कि नहीं, जो एप्सिलॉन है यानी कि इंटरवीनिंग मीडियम का जो परमिटिविटी है वो मान लीजिए 12 है, तो 2 6 हम ये बोलेंगे 6 टाइम्स होगी, तो 4 टाइम्स किसका, 6 टाइम्स किसका, फ्री स्पेस का, एयर का। ठीक है, हम वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर सब सेम लेते हैं। माना कि वैक्यूम में कोई भी गैसेस नहीं होती, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन चार्ज जो है, चार्ज का मास इतना कम होता है कि उस पर उनका गैसेस का असर नहीं पड़ता। तो हम एयर बोलें या वैक्यूम बोलें या फ्री स्पेस बोलें, एक ही बात है, सब में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे मैंने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, करवाऊं या ट्राई करोगे न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशन?
जरा ट्राई कर लेंगे, डाउट आएगा 10, 11, 12, 13 और 14 ये लगातार मैंने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं और इनका सॉल्यूशन भी है इसमें, इनका सॉल्यूशन भी है। और कहोगे तो मैं इनकी सॉल्यूशन भी ना वो भेज दूंगा आपको, वीडियो भेज दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, वो वीडियो भी है, कहीं पर भी अटकोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने करा क्या, ठीक है। तो ये अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, फिर भी अगर लगेगा 1 या 2 न्यूमेरिकल ट्राई करना, अगर जरा सा भी डाउट आ जाए कि भाई मैं अटक गया, मेरे से नहीं हो पा रहा, तो बता देना, मैं सारे करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें देखिएगा कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को अगर कंपेयर करना है तो कंपैरिजन में हम ये देखेंगे कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ में ये है बोथ फोर्सेस हो गए इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये है कि जब हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो Fe लिख दिया इसमें। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ये होता है Gm1m2 अपॉन r²। G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों के मासेस होते हैं। तो दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो इनवर्स स्क्वायर हो, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो सिमिलैरिटी हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा है बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। तो ये वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। अगर हम एक चार्ज ले लें इधर पॉजिटिव और एक इधर नेगेटिव ले लें, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगा ये फोर्स। उसके बाद जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक मास ले लिया m1, यहाँ पर हमने एक मास ले लिया m2। तो अब ये जो दोनों हैं ये दोनों भी अट्रैक्ट ही करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होती है, रिपल्सिव नहीं होती। तो ये भी एक लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे। तो जो फोर्स एक लाइन के अलोंग एक्ट करे उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। वो सेंट्रल फोर्स इस वजह से भी है कि दोनों मासेस या दोनों चार्जेस के बीच में ही वो लग रही है फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। उसके बाद है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉरवर्ड। दोनों की दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, यानी कि इन फोर्सेस के द्वारा जो वर्क किया जाता है, कोई भी फोर्स है वो वर्क करेगी, तो इनकी वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ फॉरवर्ड पर डिपेंड ही नहीं करता कभी भी। फिफ्थ है बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। दोनों फोर्सेस वैक्यूम में काम कर सकती हैं। डिसिमिलैरिटीज़ क्या है? डिसिमिलैरिटीज़ में है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। क्यों? आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन इस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखिएगा अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती हैं वो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ इस चीज़ को, कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस ऐसे लोकेट करे हुए हैं स्पेस में कहीं पर भी, तो ये हो गया कि एक चार्ज यहाँ पर है, इस चार्ज को मैंने बोल दिया Q1,
एक चार्ज यहाँ पर है Q2, एक यहाँ पर है Q3, Q4 और एक चार्ज यहाँ पर है Q1। तो Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, Q1 और Q2 के बीच में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हमने बोल दिया F12 वेक्टर। ऐसे ही Q1 और Q3 के बीच में एक फोर्स लगेगा, उसको हमने बोल दिया F13 वेक्टर। ऐसे ही Q1 और Q4 के बीच में एक फोर्स लगेगा, उसको बोल दिया F14 वेक्टर। और इसी तरह से Q1 और Q1 के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोल दिया F1n वेक्टर। ये हो गया। तो ये इतने सारे फोर्सेस हैं। जब भी कभी किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं, सिस्टम मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, चाहे ये रूम है इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, और हमसे ये बोला जाए कि ये सारे चार्जेस मिलकर इस अकेले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से फोर्स निकालो, इसकी वजह से फोर्स, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, सबके बीच में निकालो, सबको ऐड करो। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का मतलब ये एडिशन होता है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू, इसको F1 वेक्टर बोल दिया, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल F1n वेक्टर, है ना। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आप ये देखिएगा कि इसको जो है वेक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस लेकर इसको समझाया गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। पेज नंबर 17 पर हूँ, तो हमने क्या करा, y एक्सिस ले लिया और इधर x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस और x एक्सिस। अब यहाँ पर ओरिजिन है और इधर मैंने एक चार्ज ले लिया Q2, इधर एक चार्ज ले लिया Q3, Q2, Q3 और एक चार्ज हमने ले लिया इधर Q1। अब ये है कि Q2 की लोकेशन, तो Q2 की लोकेशन कैसे बताइए, उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया, तो जो इसका डिस्टेंस वेक्टर है उसको मैंने बोल दिया R2 वेक्टर, Q2 है तो R2 वेक्टर, Q3 जो है इसको बोल दीजिए R3 वेक्टर, और जो Q1 है इसको बोल दीजिए R1 वेक्टर। तो यहाँ से ये हो गया R1 वेक्टर। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है ये एक तरह से ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया वेक्टर एडिशन वाला। तो ये ऐसे होता है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाने का एक रास्ता तो ये है R1 वेक्टर, और यहाँ से यहाँ जाने का एक रास्ता ये है R2 वेक्टर, R2 वेक्टर, और प्लस ये वाला जो है इसको आप R12 बोल दो, R12 वेक्टर बोलिए फिर आपने, क्या क्यों बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको बाद। R12 वेक्टर बोल दिया इसको हमने, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। मुझे एक्चुअली ज़रूरत R12 वेक्टर की है, क्योंकि हमें जब भी फोर्स निकालना होता है तो हम चार्ज 1 पर निकालने वाले हैं। फोर्स किस किस की वजह से, Q2 की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, Q3 की वजह से इस पर कितना लग रहा है, ऐसे ही कोई Q4 होगा, कोई Q5 होगा, और ऐसे ही करते करते कोई Qn होगा। तो हमें जो डायग्राम बनाना है वो ऐसे ही 2 पॉइंट चार्जेस दिखा दीजिए आप, Q2 दिखा दिया, Q3 दिखा दिया। अब चलिए देखिए यहाँ से R12 वेक्टर कितना हो जाएगा,
R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया R1 वेक्टर माइनस R2, ठीक। और R12 कैप कितना हो जाएगा, ये तो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो ये R12 कैप हो गया। अब देखिएगा अब हमने कहा कि मुझे इस पर पहले वाले पर फोर्स निकालना है, तो F12 निकालना है, F12 वेक्टर। F12 वेक्टर का मतलब क्या है कि चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से। तो चार्जेस कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। तो पहले वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R12 का स्क्वायर लिखो बस, R12 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे बताई जाएगी, यहाँ से यहाँ हमारा यूनिट वेक्टर, बस यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्शन आ जाएगी, तो वो हो गया R12 कैप, ठीक है। अब R12 वेक्टर वो क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 को मैं क्या बोलूँगा, R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये तो हमारे पास आ गया F12 वेक्टर। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ, तो जैसे ये 1-2 आया था ऐसे ही 1-3 आ जाएगा, R13 वेक्टर को हम ये कहेंगे सिमिलरली F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। अब चार्जेस है Q1 Q3, तो Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R13 कैप, ये हो गया, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ 2 चार्जेस दिखाए, ऐसे कितने चार्जेस हो सकते थे, n चार्जेस हो सकते थे, तो जो टोटल फोर्स है वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, ठीक है। तो अब जो फोर्स है वो हम निकाल किस पर रहे हैं, हम चार्ज 1 पर निकाल रहे हैं, यानी कि मुझे F1 वेक्टर निकालना है। तो क्या होगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस 1/4, क्योंकि मैंने चार्ज 4 लिया नहीं तो छोड़ दो उसको, डॉट 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 प्लस F1n वेक्टर, इतना कर दीजिए। अब सबकी वैल्यू F12 वेक्टर कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। जब n आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आप बार बार ये देख रहे हैं कि इधर 1 है, इधर 1 है, ये 2 हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 हो गया, इधर 3 आ गया, ऐसे लास्ट में n आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R1n कैप। अब इसमें ये दिखाई देता है कि 1/4πε0 और Q1 सब में आ रहा है, ये कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको हम ये बोल देंगे Q1 अपॉन 4πε0, ये कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 कैप,
प्लस Q3 अपॉन R1 माइनस R3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R1 माइनस Rn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये हो गया, ठीक है जी। एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसी तरीके से इसको क्या करा जा सकता है, क्या इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखेंगे अगर आएगा तो, ये बता रहा हूँ दरअसल। तो क्या हो जाएगा, सब कुछ ना ऐड होता जा रहा है और जो सब्सक्रिप्ट्स है वो चेंज हो रही है, इधर 2 2 इधर 3 3 इधर n ये चेंज हो रहा है। तो आप इसको लिखेंगे Q1 अपॉन F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा लगा देंगे समेशन I इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 2 3 फिर 4 आएगा फिर n आएगा, तो स्टार्टिंग 2 से हो रही है। तो समेशन I इज इक्वल टू 2 कैपिटल N और फिर क्या लिखेंगे QI तो I की वैल्यू 2 डालेंगे तो Q2 बन जाएगा R12 कैप, तो R1I कैप और अपॉन में R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ये हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी को थोड़ा सा और अगर हम करना चाहें कि हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं लिखना चाहते हैं, तो यूनिट वेक्टर अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, और F1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये समझ में आ गया जो लिखा है इस तरह से, ठीक है। Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 2 कैपिटल N QI अपॉन R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखोगे यहाँ पर, और ऊपर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर की प्राइवेट है, बस ऊपर ही रहा। क्यों आया, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो ये आ गया, अपॉन मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो स्क्वायर में मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये पूरा इसमें नोट्स में दे रखा है। जितना ज़रूरी मेरे को लगा उतना मैंने इसमें समझा दिया, समझ में आ जाएगा आपको, नोट से भी आ जाएगा क्लियरली समझ। उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये न्यूमेरिकल्स हैं और बेहद इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। और आगे जो पेज नंबर 19 पर है, पेज नंबर 19 पर भी 3 न्यूमेरिकल हैं, ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स इसमें इंक्लूड करे हैं वो सारे के सारे CBSE वाले ही हैं, ठीक है। मैं इनकी वीडियोस आपको भेजूंगा, बाकी इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन वीडियो भेजूंगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल मैंने छोड़ा नहीं है, करवाए सारे, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा था पहले कंसेप्ट्स करा दूँ, फिर अगर आप कहेंगे ना कि वीडियो से भी नहीं समझ में आया तो किसी एक क्लास में सारे न्यूमेरिकली कर लेंगे उसको, ठीक है। तो देखिएगा अगला जो है कॉन्सेप्ट वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और याद रखना बिना न्यूमेरिकल के चैप्टर बेकार है फिर ये, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाता है एग्जाम में, इस चैप्टर में से जरूर आता है न्यूमेरिकल। ये मत सोचना कि थ्योरी कर ली, डेरिवेशन कर लिया, हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की बहुत वेटेज है। आगे के चैप्टर्स आप देखेंगे धीरे धीरे, जब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स आते जाएंगे तो देखोगे कि डायरेक्ट फार्मूला लगाया आंसर आ गया, उसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ही है जहाँ पर आते हैं न्यूमेरिकल्स।
जैसे अभी मैंने पेज नंबर 19 पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो देखेंगे, इससे पहले पेज नंबर 18 के 3 न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए। तो ये जो तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें क्या है कि चार्जेस को ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर यानी कि कोनों पर लोकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है, तो एक बार देख लेना वीडियो में मैंने ढंग से समझाया, फिर भी ना आए समझ में तो बता देना, हो सकता है ना आए समझ में, है ना, मुझे लगता है शायद हो सकता है ना आए, तो बता दूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिएगा होता क्या, कंसिडर अ चार्ज बॉडी carrying a positive charge q placed at point O. It is assumed that the charge q produces an electrical environment in the surrounding space called electric field. तो ऐसा होता है कि कोई भी चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी पर एक पॉजिटिव चार्ज q लोकेटेड है ना, मतलब उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज उस पर है, q है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते टाइम हम ये कहते हैं कि जो चार्ज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को स्टडी नहीं करते। करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे ही जो है पॉजिटिव को कर लेते हैं स्टडी। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये बता दिया जाता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट करता है बाहर की तरफ, ऐसे। क्यों करता है? ये ऐसे रेडिएट करता है बाहर की तरफ। ये करता क्यों बाहर की तरफ? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस करा जा सके, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है, अगर कोई कहीं पर चार्ज रखा हुआ है, तो हम जनरली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एनवायरनमेंट में गए नहीं हैं। ठीक है, हम अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एनवायरनमेंट में जाएँ, क्योंकि थोड़ा सा हज़ार्डस होता है, डेंजरस होता है, तो अगर करंट जो है वो कम है, तो ऐसा लगता है जैसे हल्की सी कुछ गुदगुदी हो रही हो, ऐसा लगता है। ठीक, इसी तरीके से अब उसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करते थे पहले के टाइम पर, टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करते थे, तो उसमें याद है टेलीफोन एक्सचेंज क्या होता है, जानते हो? नहीं पता? अब सुनिए, आरडीसी तो गए होंगे कभी, तो आरडीसी में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा ऑफिस है, बड़ी बिल्डिंग है, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो वहाँ पर क्या होता था, हम जब छोटे थे, जब मैंने जब इंजीनियरिंग करा था, तो तब हमने देखा था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स साइड से हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो मैंने बीएसएनएल में ही अपनी ट्रेनिंग करी थी, 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती थी 3rd ईयर। तो वो ट्रेनिंग करने के लिए बीएसएनएल में कुछ मतलब जान पहचान वगैरह निकाल कर और वहाँ से उनसे कह दिया कि आप ट्रेनिंग यहाँ पर करवाओ। तो ट्रेनिंग करने वहाँ पर गए, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ा हॉल होता था, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े सेक्शंस लगे रहते थे। तो जब वहाँ पर जाते थे, तो कोई भी इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखी हुई हैं, तो आप ये सोचिए कि पूरा कंट्री है और पूरा कंट्री लैंडलाइन फ़ोन से बात कर रहा है आपस में। ठीक है, तो जब लैंडलाइन फ़ोन से वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब पूरे कंट्री में वायर बिछे हुए हैं। तो वायर जो है वो पहले ये हुआ था, वो मुझे अपने बचपन का खूब याद है कि पहले ये हुआ था, पतली सी ब्लैक कलर की वायर होती थी और बहुत मतलब लाइट वेटेड पोल्स लगाए जाते थे, एल्यूमिनियम के पोल्स होते थे। वो एल्यूमिनियम के पोल्स लाइट वेटेड इस वजह से लगाए जाते थे कि मतलब वो वज़न ही नहीं है उस तार का इतना ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा हैवी पोल्स लगाएं जो उसको उठा सकें। तो उसको ऊपर से मतलब थ्रू एयर वो जो है वो आते थे और फिर मतलब आपके घर में वो वायर आ जाएगा, फिर वो वायर कोने कोने में जैसे सीसीटीवी का वायर आ रहा है, तो ये वायर आया, फिर वो आपके लैंडलाइन टेलीफोन में इंसर्ट हो गया, फिर आपने बात करनी शुरू करी। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी 2 प्रॉब्लम्स होती थी। एक तो ये कि वो वायर कमज़ोर होता था, तो जनरली क्या होता था कि अगर 10, 12 या 15 कबूतर एक साथ बैठ गए उस वायर के ऊपर, वायर टूट जाता था। तो आए दिन इंजीनियर्स हायर करने पड़ रहे थे कि भाई उनको जाना है, वहाँ की वायर टूट गई है, उसको जोड़ कर आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर कोटिंग करनी शुरू करी, कोटेड वायर आने लगे। तो फिर मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी है वो ये प्रॉब्लम थी कि उस पर ना बंदर झूलने लगे। भाई बंदर आते हैं, बंदर झूल जाते हैं, वो फिर टूट जाएगा। अच्छा, किसी को कुछ नुकसान नहीं होता क्योंकि 12 वोल्ट का करंट आता है, उसको छूते हैं ना तो बस हल्की सी गुदगुदी होती है बस। ये जो इंटरनेट का जो केबल आ रहा है, इंटरनेट तो नहीं सॉरी, जो लैंडलाइन फ़ोन्स आपके घरों में लगे हुए हैं, उसका वायर अगर कभी एक्सपेरिमेंट करने का मन हो, उसका वायर काट के उसको छू कर देख लेना, तो आपको हल्की हल्की सी गुदगुदी होगी, वो एक ऐसा करंट होता है। तो सेम चीज़ हमने फील करी कि वहाँ पर एक जैकेट पहना देते थे हमको एक्सचेंज में,
तो एक्सचेंज का मतलब ये होता था, टेलीफोन एक्सचेंज बोलते थे उसको, वो आज भी है, गाज़ियाबाद में भी है और हर बड़े शहर में होता है। तो फिर ज़माना थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर क्या हुआ कि वो जो वायर्स हैं कि भाई ये मतलब हवा के थ्रू आना ठीक नहीं है, कभी कबूतर बैठ जाता है, कभी बंदर बैठ जाता है, टूट जाते हैं। और मोरोवर जो पोल्स लगाए गए, वो पोल्स ऐसे थे कि एल्यूमिनियम के पोल्स थे। जनरली तब उतना ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था सड़कों पर, लेकिन कभी कभार कोई ट्रक भिड़ गया तो पता चला पोल के तो परखच्चे ही उड़ गए, इतना कमज़ोर था पोल। अब वो पोल टूट गया तो न जाने कितने लोगों की आसपास की टेलीफोन लाइन सारी टूट गई बुरी तरह से। तो ये बड़ा तहस नहस सिस्टम हुआ करता था। फिर अंडरग्राउंड वायरिंग होनी शुरू हुई और फिर 98-99 के बाद तो वायरलेस टेलीफोन ही आ गई, मतलब सीधा सीधा जो है मोबाइल फ़ोन ही आ गए और ये लैंडलाइन टेलीफोन ख़त्म हो गए। तो जो लैंडलाइन टेलीफोन्स थे वहाँ पर मैं ट्रेनिंग करने गया तो वहाँ पर क्या था, बड़े बड़े बॉक्स बने रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पर ही, सब इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है, 12 वोल्ट की होती है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ऐसी नहीं है कि कोई वायर लगा हुआ हो और हमने वायर से उसको छू लिया। तो इधर भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। क्या होता है कि वो थोड़ा चार्ज लीक करने लगते हैं एयर में। तो जब वो थोड़ा चार्ज एयर में लीक होता है तो वो चार्ज आपको भी महसूस होता है, ठीक है। और जब आपको महसूस होता है तो वो चार्ज जनरली अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में कॉपर, आयरन, कैल्शियम, ये सारे कैटायन फ्लो कर रहे हैं, एनायन फ्लो नहीं कर रहा बॉडी में। एनायन बस एक फ्लो करता है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एनायन बनाता है, बाकी सारे कैटायन्स फ्लो कर रहे हैं। तो पता चला हम एक ऐसे सेक्शन से गुजर रहे हैं, इधर से कुछ पॉजिटिव चार्ज हमें रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद चार्ज कैरी कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें चार्जेस है, ठीक है। कहते हैं ना आयरन की कमी हो गई, तो वो कैसे पता चलता है, ब्लड टेस्ट से, क्योंकि ब्लड में ही तो देखेंगे आयरन है या नहीं। तो इधर से भी एक चार्ज है और रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्जेस को, इधर से भी कर रहा है। तो हम ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, गुदगुदी सी हो रही है। तो ऐसा होता था। तो मैंने कहा सर कुछ अजीब सा लग रहा है मेरे को, यहाँ पर हम पहुँचे, कुछ अजीब सा लग रहा है। कह रहे अरे जैकेट क्यों नहीं पहनी तुमने? मैंने कहा अच्छा तो ये क्या है? तो कहने लगे कि ये चार्ज रिपेलिंग जैकेट है। मैंने कहा अच्छा। तब उन्होंने मुझे ये पहली बार बात समझाई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इलेक्ट्रिक रेडिएशंस में घूम रहे हैं इस टाइम। अब क्या है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब पूरे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो एक सार वैल्यू होती है मोबाइल फ़ोन की, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट ये है कि वो उतना एब्जॉर्ब कर लेता है, उतनी रेडिएशंस को मोबाइल फ़ोन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो ह्यूमन बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है। नहीं तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हार्मफुल होती है, कहते हैं ना रात में मोबाइल सर के पास नहीं रखना चाहिए। वो जो सारी कहानी है, वो सारी कहानी इसी से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब है क्या कि हमने ये कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, हमने ऐसे ही कह दिया रखने के लिए कि भाई इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकल रही है। क्यों निकल रही है? मैंने कहा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव लगातार क्या करता रहेगा, पॉजिटिव लगातार ढूंढता रहेगा, नेगेटिव मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, स्टेबिलिटी की तलाश में। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लगातार पॉजिटिव को ढूंढता रहेगा, कहीं से पॉजिटिव मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, स्टेबिलिटी की तलाश में। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से रेडिएशंस निकलती रहेंगी, कहाँ जाने के लिए वो उत्सुक रहेगा, नेगेटिव की तरफ जाने के लिए। इसका मतलब ये ढूंढता रहेगा, ये ढूंढेगा, इधर से कोई रास्ता मिल जाए कोई नेगेटिव पर जाने का, इधर से कोई रास्ता मिल जाए, इधर से कोई रास्ता मिल जाए, इधर से कोई रास्ता मिल जाए, ऐसे। तो ये हमेशा ना रास्ता ढूंढता रहता है, पॉजिटिव चार्ज रास्ता ढूंढता रहता है नेगेटिव की तरफ जाने का। तो कहीं ना कहीं इसको एटमॉस्फेयर में नेगेटिव चार्ज मिल भी जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी वजह से रैंडमली जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, घूमती रहती हैं, तलाश करती हैं नेगेटिव को। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी है जो वो रेडिएट कर रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब इसके आसपास जितना भी है, यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करना है मेरे को। मुझे चार्ज पता चल जाए कि यहाँ पर इतना चार्ज है, उतने ही चार्ज का नेगेटिव जो चार्ज है ना हवा में छोड़ दो, ऐसे ही लेवल है, उड़ा दिया हवा में ऐसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उस नेगेटिव को कैच करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो गया। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव फील्ड है ही नहीं, अगर सॉरी नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बना रहेगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हैं,
हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि नेगेटिव मिल जाए इसको। क्यों? क्योंकि हमें इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। ये लगातार ढूंढता रहेगा नेगेटिव उसको, और फिर हम बीच में क्या करेंगे, हम बीच में इसमें से एनर्जी को निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में काम करता है। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो हम कभी भी उसको हम प्रोटॉन्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। प्रोटॉन्स प्रोवाइड करा दिया तो इलेक्ट्रॉन फिर दौड़ेगा क्यों? इलेक्ट्रॉन कहेगा मेरे को तो प्रोटॉन मिल गया, मैं तो स्टेबल हो गया। हमें तो इलेक्ट्रॉन्स को लगातार दौड़ाना है। तो जब इलेक्ट्रॉन लगातार दौड़ेंगे तो एनर्जी होगी, उन्हीं की एनर्जी को हमने ले लिया, ट्यूबलाइट जला दी, उसी एनर्जी को ले लिया, फैन चला दिया, तो हम कभी भी उसको प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो ये जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करा जाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये करके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q0 है, तो हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो क्या हो गया r² हो गया। हम ये कहेंगे पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। ये वाला फोर्स किस पर लग रहा है, Q0 पर लग रहा है। तो एक यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा, तो एक यूनिट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, वो हो जाएगा F/Q0। जैसे कहते हैं ना कि ₹5 में मेरे को 2 पेंसिल मिल गई, ₹5 में 2 पेंसिल मिल गई, तो भाई ₹1 में कितनी मिलेगी, तो ₹1 में कितनी मिलेगी, ये 5 जो है डिनोमिनेटर में चला गया 2/5। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा वही काम यहाँ पर है कि Q0 पर इतना फोर्स लग रहा है, तो एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो बता दीजिए। तो एक यूनिट चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट चार्ज पर जो भी फोर्स लगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने F को Q0 से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो इसका मतलब जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, मैं वहाँ पर ये मान लेता हूँ कि वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक चार्ज की वजह से होता है, जिसमें से वो रेडिएट होता है। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज की जरूरत पड़ेगी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कि कूलम्ब्स लॉ से होता है, उसमें मेरे को 2 चार्जेस की जरूरत पड़ती है, Q1 Q2 उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होती है वो यूनिट आप आसानी से समझ गए होंगे। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन और कूलम। ये होगी। जैसे सेकंड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो है वो वोल्ट पर मीटर भी होती है, वोल्ट पर मीटर। और ये अच्छा हाँ, अभी तो आप तीनों ने अटेंड करी थी ना वो क्लास, हमने देखा था ना कि E की वैल्यू क्या थी -dV/dr। ठीक है, तो -dV मामूली सा वोल्टेज, नहीं ये अभी करा नहीं है, ये कल वाली क्लास में करो, ये करा नहीं है, डेरिवेशन है इसका, कल करो। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, और स्मॉल डिस्टेंस r उसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो यहाँ से उसकी ऐसा यूनिट कहलाती है वोल्ट पर मीटर, और यहाँ से कहलाती है न्यूटन पर कूलम। तो वोल्ट पर मीटर बोलो, न्यूटन पर कूलम बोलो, एक ही बात। ठीक है, आज इतना कर लीजिए, और बाकी आने वाले टाइम में जो भी आपकी छुट्टी आ रही हो सैटरडे या संडे, उसमें बाकी का पोर्शन भी इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन द मीन टाइम मैं आपको इसकी वीडियोस भेज दूँगा, बीच के जो न्यूमेरिकल्स हमने छोड़ा है, ट्राई कर लेना, हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा दूँगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जैसे तुमने अपना बता दिया, तुम्हारा कब अभी नहीं पता तुम्हारा, मतलब मई वगैरह में कुछ नहीं है। चलिए, तो तुम्हारा है, और ये DA उसका महिमा का भी, उसका भी 4 महीने। चलिए ठीक है, ओके।